Hello everyone, welcome back to our YouTube channel RNCC नर्सिंग ऑनलाइन कोचिंग एंड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। तो जैसा कि आप सभी को पता है, एम्स प्री का जो एग्ज़ाम है वो सभी का हो चुका है और अभी आपके अपकमिंग एग्ज़ाम जो सामने है वो है एम्स मेंस का। ठीक है, नॉट सेट का जो मेंस है वो पेपर है आपके, बहुत ही ज़्यादा नियर बाई है। तो बिना आप सभी अपने रिजल्ट का वेट करें, जिसका भी पेपर लगता है कि हाँ मेरा थोड़ा अच्छा गया है पेपर, मैं अपने जो क्वालिफिकेशन जो मार्क्स है उतने आ रहे हैं मेरे अकॉर्डिंग टू कैटेगरी, तो वो तुरंत बिना किसी देरी के मेंस की प्रिपरेशन के लिए लग जाइए। मेंस में आप सभी को पता है किस प्रकार का पेपर रहेगा, आपका सिनेरियो बेस्ड पेपर रहेगा। तो सिनेरियो बेस्ड के साथ साथ में आपको लास्ट नोट सेट का जैसा पेपर आपको उसके सिमिलर पेपर देखने को मिलेगा। तो आप प्रिपेयर रहें सिनेरियो बेस्ड के लिए और साथ साथ में जो प्रैक्टिकल बेस्ड एमसीक्यूज हैं उनके लिए भी। ठीक है, ऐसा नहीं कि सारे के सारे एमसीक्यूज होंगे वो 4-5 लाइंस के अंदर आपको डिफाइन किए हुए मिलेंगे, क्योंकि इतने बड़ा लेंथी पेपर हो जाएगा फिर वो 1.5 घंटे में होना थोड़ा मुश्किल है। तो बस आपकी अप्रोच दोनों के अकॉर्डिंग ही रहनी चाहिए, किसी एक पेपर के भरोसे मत रहना। बताया है उन्होंने सिनेरियो बेस देंगे, मगर थोड़ा प्रैक्टिकल बेस भी आएगा। ठीक है, और बाकी का सिनेरियो बेस, दोनों को कंबाइंड के अंदर एमसीक्यू आपको देखने को मिल सकते हैं। बाकी एम्स जाने वो कैसा बनाएगा। तो अभी अपनी जो क्लासेस रहेगी वो करंटली रहेगी अपने मेंस को लेके, जिसके अंदर हम कुछ प्रैक्टिकल बेस्ड एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे और कुछ सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। किस प्रकार से सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू सॉल्व करना है वो अपन यहाँ पे समझेंगे। तो शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को बिना किसी देरी के। ओके, तो ये हमारा स्केड्यूल है मेंस टेस्ट सीरीज़ के लिए, जो अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम डेट, अकॉर्डिंग टू डेट्स हमने क्या कि रखा है यहाँ पे। इसके अंदर आपको टोटल 6 अक्टूबर तक आपको जो है यहाँ पे टेस्ट पेपर देखने को मिलेंगे। एक टेस्ट होगा मॉर्निंग में लाइव और एक टेस्ट होगा इवनिंग में लाइव, मतलब पर डे आपको 2 पेपर मिलेंगे, सिनेरियो बेस और साथ में प्रैक्टिकल बेस एमसीक्यू रखे हैं हमने। ठीक है, और वीकली यहाँ पर जो एज ए पूरा कंबाइंड आपके जो एग्जाम कंप्लीट सिलेबस का उस तरह का पैटर्न यहाँ पे रखा गया है। बाकी अकॉर्डिंग टू सिस्टम वाइज हम यहाँ पे मॉर्निंग इवनिंग में पेपर कंडक्ट करवाएंगे और लाइव आपकी रैंकिंग वगैरह हम सभी को जैसे बताते आए हैं प्रीवियसली वैसे हम सभी आपको बता देंगे। तो शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। A 25-year-old female is using vaginal sponge as a barrier contraceptive during sexual intercourse। एक 25 ईयर फीमेल क्या कर रही है, वेजाइनल स्पंज को यूज कर रही है एज ए बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पर्मिसाइड इज यूज्ड इन कॉन्ट्रासेप्टिव टुडे। ठीक है, टुडे जो कॉन्ट्रासेप्टिव होता है उसके अंदर कौन सा स्पर्मिसाइड का यूज किया जाता है? नेट ईएन, डीएमपीए, नॉनोक्सिल 9 या फिर नॉर एथिनोस्ट्रल। क्या होगा आंसर? क्या रहेगा यहाँ पे अपना आंसर? तो देखिए, जो टुडे जो मार्केट में जो टुडे नाम से जो आपके पास में वेजाइनल स्पंज आता है, जो कि एक किस प्रकार का होता है, बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव। एमसीक्यू है आपके लिए कि वेजाइनल स्पंज किस प्रकार का कॉन्ट्रासेप्टिव का मेथड है, तो बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होता है। जैसे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है उसी प्रकार से ये क्या है, बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का एग्जाम्पल है। अब टुडे के अंदर है क्या, तो अपना आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नॉनोक्सिल 9 यहाँ पे क्या टुडे के अंदर प्रेजेंट रहता है, जो कि क्या किस प्रकार का होता है, स्पर्मिसाइड नेचर का ये रहता है। अब देखो नेक्स्ट यहाँ से जो एमसीक्यू बनेगा वो ये बनेगा कि टुडे मेड अप बाय, किससे मिलके बना होता है, एमसीक्यू बना हुआ भी है, ये होता है पॉलीयूरेथेन का। पॉलीयूरेथेन का ये मिलके बना होता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ से क्या एमसीक्यू बन सकता है, इंसर्शन कब करना है। इंसर्शन करना है बिफोर इंटरकोर्स। इसको क्या होना चाहिए, कंप्लीट इसको वेट करना पड़ेगा
गीला करना पड़ेगा इसको। उसके बाद में ये सर्विक्स के पास में जाके इसको क्या करना है, होल्ड करना होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू बन सकता है कि एटलीस्ट 6 आवर्स तक इसको क्या करना है, केप्ट इन प्लेस। केप्ट इन प्लेस जहां पे हमने लगाया है उसको 6 आवर्स तक तो एटलीस्ट काम में लेना है आफ्टर द इजाकुलेशन। बट नॉट मोर देन 24 आवर्स। बट 24 आवर्स से ज़्यादा नहीं करना है इसको होल्ड वहाँ पे। क्यों नहीं करना है? बिकॉज इट कैन कोज TSS। क्या बोलते हैं हम TSS को? टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। तो ये कुछ 3-4 MCQs बनते हैं, इससे ध्यान में रखना। तो ये जो इमेज आपको सामने दिख रही है किसका है? वेजाइनल स्पंज का। क्या लिखा हुआ है? वेजाइनल कॉन्ट्रासेप्टिव स्पंज। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? टुडे स्पंज। टुडे नाम से मार्केट के अंदर आता है। इसको प्रॉपर तरीके से वेट करना होता है बिफोर द इंसर्शन, ताकि अच्छे से वहाँ पे जाके होल्ड हो सके। इसके अंदर कौन सा स्पर्मिसाइडल मिला रहता है? तो नोनोक्सिनोल 9, जो कि एक प्रकार का क्या होता है? स्पर्मिसाइडल। अब अगर एग्जामिनर एमसीक्यू पूछ ले कि किस प्रकार से स्पर्मिसाइडल का एक्शन करता है, तो देखिए ये क्या करता है, स्पर्म के कैप में क्या रहता है? एक्रोसोम्स। एक्रोसोम्स की मेम्ब्रेन को ये क्या करता है? अफेक्ट करता है, उसको डैमेज करता है, उसको रैप्चर करता है। ठीक है, इसलिए ये एक तरीके से क्या, कॉन्ट्रासेप्टिव, बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इससे एमसीक्यू बन सकता है, वो ये बन सकता है कि इसके फेलियर रेट कितनी होती है। फेलियर रेट कितनी होती है टुडे की? तो जो फेलियर रेट होती है टुडे की वो होती है 9 to 20 पर HWY। HWY क्या होती है? टर्म होती है, एब्रीवेशन है। तो इसका क्या फुल फॉर्म होता है? हेल्दी ह्यूमन ईयर। ठीक है, हेल्दी वुमन ईयर। HWW से वुमन। ठीक है, इसमें 9 से 20 वुमन जो है वो प्रेग्नेंट हो सकती है हर साल के अंदर। ये क्या इसका फेलियर रेट है। और ये क्या कोज करता है? TSS मतलब टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम को भी ये क्या करता है? कोज करता है। नेक्स्ट एमसीक्यू, वैल्यू ऑफ फ्री रेसिडुअल क्लोरीन इन ड्रिंकिंग वाटर शुड बी। ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर के अंदर फ्री रेसिडुअल ऑफ क्लोरीन कितना होना चाहिए, उसका नॉर्मल वैल्यू क्या है? 0.2 mg पर लीटर, 0.3 mg पर लीटर, 0.4 mg पर लीटर, या फिर 0.5 mg पर लीटर। क्या रहेगा अपना आंसर यहाँ पे? तो देखिए इसका जो आंसर रहेगा, उससे पहले मैं आपको एक दो एमसीक्यू यहाँ से और बनेंगे, वो देख लेते हैं। स्विमिंग पूल के लिए, स्विमिंग पूल के लिए कितना रिक्वायरमेंट होता है? तो ये होता है मोर देन या फिर 1 mg पर लीटर तक। नेक्स्ट बात करते हैं अपन क्या, साइक्लोप्स को किल करने के लिए। साइक्लोप्स को किल करना है तो इसका रिक्वायरमेंट कितना होता है? 2 mg पर लीटर। नेक्स्ट अपना जो एमसीक्यू का आंसर होगा यहाँ पे वो कितना होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर में फ्री रेसिडुअल ऑफ क्लोरीन कितना हो सकता है? नॉर्मल 0.5 mg पर लीटर तक। इसको हम किसके अंदर मेजर कर सकते हैं? ppm के अंदर। नेक्स्ट एमसीक्यू, a microbiologist is preparing BCG vaccine in the laboratory. Which of the following is diluent used with BCG vaccine? BCG वैक्सीन के लिए कौन सा डाइल्यूएंट को यूज में लिया जाता है उसको मिक्स करने के लिए? नॉर्मल सेलाइन, डिस्टिल वाटर, डेक्सट्रोज, या फिर कोलोइड्स? क्या रहेगा आंसर यहाँ पे? ये तो सबको पता ही होगा आंसर। बीसीजी किस में मिक्स की जाती है? नॉर्मल सेलाइन के अंदर। आंसर क्या रहेगा आपका? नॉर्मल सेलाइन। तो देखिए
कुछ वैक्सीन होती है, कौन सी वैक्सीन, इन्हें हम क्या कहते हैं, जो डिजोल्व की जाती है, इन वैक्सीन के लिए अपन एक टर्म यूज करते हैं, इन्हें हम कहते हैं लायोपोलाइज्ड वैक्सीन। लाइपोलाइज्ड वैक्सीन मतलब जो पाउडर फॉर्म में वैक्सीन आती है उसे क्या बोलते हैं, लाइपोलाइज्ड वैक्सीन। तो इसके अंदर अपन बात करते हैं सबसे पहले किसकी, बीसीजी की। किसके साथ में मिक्स करोगे, नॉर्मल सैलाइन के साथ में। सेकंड बात करते हैं येलो फीवर, किसके साथ में मिक्स करोगे, कोल्ड सैलाइन के अंदर। ठीक है, एमसीक्यू पूछते हैं येलो फीवर को किस में मिक्स करोगे, तो डायल्यूएंट क्या रहेगा इसके लिए, कोल्ड सैलाइन। नेक्स्ट एमसीक्यू बनता है, ये बनता है जापानीज एंसेफ्लाइटिस। जापानीज एंसेफ्लाइटिस किसके साथ में मिक्स की जाती है, तो अपना आंसर क्या रहेगा, फॉस्फेट बफर सैलाइन। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या बनेगा अपना, HIV, हिब वैक्सीन को आप किस में इंक्लूड करोगे, नॉर्मल सैलाइन के अंदर। हिब, इसके बाद में जो फाइनल जो बचता है वो कौन सा है, मीजल्स और MMR। इन दोनों के किसको अंदर मिक्स किया जाता है, डिस्टिल वाटर या फिर स्टेराइल सैलाइन के अंदर। तो ये कुछ एडिशनल एमसीक्यू है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसमें नहीं पूछेंगे तो नेक्स्ट नोट सेट में कंफर्म इनसे एक एमसीक्यू फिर से बनेगा। नेक्स्ट एमसीक्यू, A 43-year-old male came in the complaints of headache, vomiting, blurring of vision, and drowsiness. His son claimed that he had a fall a few hours ago. उसका बच्चा बता रहा है कि वो क्या भी कुछ टाइम पहले गिर चुके हैं। If you suspected, if you suspect an increased intracranial pressure as the root cause of this. अब देखो हम क्या किया, इसका डायग्नोसिस वगैरह किया, हमने क्या सस्पेक्ट किया कि उसको क्या हो सकता है, उसका इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है वो बढ़ चुका है। Which cranial nerve do you first check since it is commonly injured in case of raised ICP? इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, आ सकता है एग्जाम के अंदर। क्या पूछा आपसे कि एक 43-year-old पेशेंट है जो कंप्लेंट कर रहा है हेडेक, वोमिटिंग, ब्लरिंग विजन और ड्राउजीनेस, आईसीपी के साइन सिम्टम है। आईसीपी आपने डायग्नोस भी कर लिया है कि इसका रूट काज क्या हो सकता है, आईसीपी इंक्रीज है। अब जब आईसीपी इंक्रीज होता है तो कौन सी नर्व जो है वो कॉमनली इंजर्ड होने के चांसेस रहते हैं, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ या फिर सिक्स। क्या है आंसर इसका, बस रेशनल में कुछ नहीं आएगा, बस इतना ही आएगा कि हाँ आईसीपी बढ़ता है तो ये नर्व इंजर्ड होती है, इतना सा इसका रेशनल है, ज्यादा कुछ है नहीं बस। बट एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आने लायक है। तो देखिए यहाँ पर जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, एब्डुसेंस नर्व है। ठीक है, एब्डुसेंस कौन सी होती है, 6 नंबर। आंसर क्या जाएगा, 6 नंबर, कौन सी नर्व है, एब्डुसेंस। ये यहाँ पे क्या मोस्ट कॉमन यहाँ पे इंजर्ड होती है। अब क्यों होती है इंजर्ड, सबसे पहले देख लीजिए इसका रीजन क्या होता है कि ये जो इंट्राड्यूरल जो इसका स्पेस रहता है वो लंबा रहता है, क्या रहता है, लॉन्ग रहता है, जिसकी वजह से इजीली ब्रेक हो सकती है बोन वगैरह के बीच में आके। ठीक है, देखो फॉल हुआ है, फॉल हुआ तो ऑब्वियस सी बात है बोन के अंदर फ्रैक्चर वगैरह भी आ सकता है, जो फिर बाद में आईसीपी बढ़ सकता है, तो फिर कंप्रेशन के साथ में ये डैमेज हो सकती है। सेकंड कोज क्या हो सकता है, शार्प होती है ये, कहाँ पे, एक लोकेशन होती है ब्रेन के अंदर, वहां पर ये क्या करती है, शार्प बेंड करती है, मतलब एकदम इंस्टेंट ये वापस घूम जाती है। उस लोकेशन को क्या बोलते हैं, टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब में क्या करती है, शार्प बेंड करती है। ये नर्व का जब आप एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर इसकी पढ़ोगे
तो उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा ये क्या करती है, शार्प बेंड करती है। इसलिए क्या हो जाता है कि आईसीपी के अंदर अगेन कॉम्प्रोमाइज कंप्रेशन होकर ये क्या कर सकती है, डैमेज हो सकती है। ठीक है, इसलिए मोस्ट कॉमन जो नर्व इंजर्ड होगी वो कौन सी होती है, एब्ड्यूसेंस नर्व। बाकी थर्ड फोर्थ फिफ्थ नर्व यहाँ पे इंजर्ड नहीं होती है। नेक्स्ट एमसीक्यू, द नर्स इज प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्शन टू ए मेल पेशेंट on how to correctly use crutches for his right ankle injury। उसको क्या करवाना है, क्रच वॉक करवाना है, उसको एजुकेट करना है कि आप किस प्रकार से क्रच वॉक कर सकते हो। क्या हुआ इंजरी, उसके राइट एंकल में इंजरी हुआ है। द पेशेंट विल नीड टू अवॉइड पुटिंग वेट ऑन द अफेक्टेड लेग फॉर ए पीरियड ऑफ 4 to 5 वीक। यहाँ पे ध्यान दीजिए, अवॉइड करना है वेट में जहाँ पे लगी है उस पाँव के ऊपर, मतलब अफेक्टेड लेग हो गया वो, जहाँ पे इंजरी हुई मतलब वो अफेक्टेड लेग है। अब उस पे क्या करना है, प्रेशर को अवॉइड करना है, वेट नहीं डालना है। कब तक, 4 to 5 वीक तक। विच क्रच गेट शुड द नर्स टीच द पेशेंट टू एंश्योर सेफ मोबिलिटी। अब कौन से प्रकार की क्रच गेट जो है वो नर्स एंश्योर करेगी पेशेंट को सेफ्टी के साथ में मोबाइल करने के लिए, मोबिलिटी करने के लिए, मूवमेंट करने के लिए। आ गया समझ में एमसीक्यू आपके। तो देखिए ऑप्शंस क्या है, 2 पॉइंट गेट, 3 पॉइंट गेट, 4 पॉइंट गेट, या फिर नो स्पेशल गेट नीड, या फिर ऐसे केसेस के लिए कोई स्पेशल गेट की नीड नहीं है। क्या होगा आंसर यहाँ पे, क्या रहेगा आंसर यहाँ पे। तो देखिए जब कभी बात आपसे आए कि लोअर एक्सट्रीमिटीज के अंदर यहाँ पे प्रॉब्लम होनी चाहिए, ऑब्वियसली बात है, जब क्रच वॉकिंग का काम में लेते हैं तो यहाँ पे एक्सट्रीमिटीज के अंदर ही प्रॉब्लम आएगी। बट यहाँ पे क्या बताया गया है कि राइट एंकल इंजरी है। ठीक है, तो अब देखना है कि यहाँ पे, और साथ में वेट उस पर अवॉइड करना है, वेट नहीं डालना है। तो ऐसे में कौन सा गेट यहाँ पे काम में आएगा उसके। ठीक है, एक ही पैर में इंजरी है उसके, ये भी ध्यान में रखना है आपको, और वेट नहीं डालना। तो यहाँ पे अपना जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 पॉइंट गेट। ठीक है, यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, 3 पॉइंट गेट। अब 3 पॉइंट गेट में होता क्या है, तो देखो सबसे पहले पेशेंट क्या करता है, सपोज ये पेशेंट के पैर है और ये पेशेंट क्या खड़ा है, एकदम अपनी क्रच के साथ में यहाँ पे खड़ा है। अब इसको क्या करना है, मूव करना है। 3 पॉइंट गेट कैसे बनता है देखो, सबसे पहले पेशेंट क्या करेगा, अपनी जो दोनों क्रचेज हैं उनके यहाँ पे फॉरवर्ड करेगा, उनके जो पॉइंट बना रहा हूँ मैं यहाँ पे, और साथ में ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, फर्स्ट सबसे पहले 3 पॉइंट का मतलब क्या हो गया, 3 पॉइंट बनने चाहिए एक साथ में। ये हो गया अपना फर्स्ट स्टेप। 3 स्टेप में होती है 3 पॉइंट गेट, 2 स्टेज में 2 पॉइंट गेट, 4 स्टेज में 4 पॉइंट गेट। ठीक है, अब ये हो गया अपना फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट। अब क्या है, सेकंड क्या है कि उसका राइट एंकल में इंजरी है। ठीक है, ये क्या है, अपना इंजर्ड है। तो सेकंड गेट में वो क्या करेगा, अपने जो राइट इंजर्ड को क्या करेगा, इसके पैरेलल लाके, जमीन पे नहीं रखेगा, हवा में रखेगा। ठीक है, हवा में उसके साथ में लाके रखेगा। इस पोजीशन के अंदर उसके ऊपर यहाँ पर कोई प्रकार का वेट नहीं पड़ेगा। भाई जमीन पे रख देगा तो उस पर तो वेट पड़ेगा, जमीन पे नहीं रखना है। उसको बताना है, इंस्ट्रक्ट करना है कि इसको अपर साइड में रखना है, आपके हैंड्स पे, आपकी रिस्ट पे फोर्स होना चाहिए, ना कि आपके एक्सिला पे। ये भी उसको बताना है। ठीक है, अब अभी इस टाइम पे वेट किसके ऊपर है, पीछे वाले लेग के ऊपर वेट है। ठीक है, अब जो पेशेंट नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या करेगा, ये हो गई दोनों क्रच, ये हो गया आपका अफेक्टेड लेग, और ये हो गया आपका हेल्थी लेग। ठीक है, ये चारों यहाँ पे एक सीध में आ गए। मतलब इन्होंने क्या कर दिया, 3 पॉइंट गेट यहाँ पे काम में ली जाएगी जब वेट रिमूव करना हो या वेट नहीं चाहिए होता पेशेंट को। आगे आप सभी के समझ में। अभी हम बात कर लेते हैं गेट्स के बारे में, क्योंकि एमसीक्यू बनता है इससे भी। अब ये देखिए आपके सामने जो यहाँ पे इमेज दिखाई गई है, ये किसकी है, 2 पॉइंट गेट की है। ठीक है, एक साथ में यहाँ पे 2 पॉइंट बन रहे हैं। ठीक है, ऐसे आपको समझना है। ठीक है, आप इसको खुद से इमेज करके, आप इमेजिनरी आप चल के भी इसको आप देख सकते हो। क्या है इसके अंदर देखो, जब पेशेंट का राइट लेग आगे जाएगा तो साथ में क्या जाएगा पेशेंट के, लेफ्ट कर्च। ठीक है,
ये यहाँ पे राइट लेग आ गया है, साथ में कौन सा पॉइंट आ गया लेफ्ट क्रच का पॉइंट आ गया। और यहाँ पर जब लेफ्ट लेग आगे आएगा तो राइट क्रच का पॉइंट आपके आगे आ जाएगा, ठीक है। फास्टर देन 4 पॉइंट गेट बट लेस स्टेबिलिटी होती है। इसके अंदर भी क्या होता है, डिक्रीज होता है वेट, मगर कंप्लीटली यहाँ पे रिमूव नहीं कर सकते हम वेट को। अब देखिए ये कौन सा गेट है आपका, 3 पॉइंट गेट, जिसे अपन अल्टरनेटिंग 2 पॉइंट गेट भी कहते हैं। अब इसी से एमसीक्यू बन सकता है कि कौन सी ऐसी वेट का गेट है जो नॉट वेट बियरिंग होता है, मतलब फ्रैक्चर हो रखा है पेशेंट को या फिर एम्पुटेटेड है पार्ट, तो आप उसको कौन सा गेट को बताओगे, 3 पॉइंट गेट। एमसीक्यू बना हुआ भी है, बन सकता है आगे भी। नेक्स्ट देखिए इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले इसने क्या की, क्रच को आगे किया, क्रच के बाद में इसने क्या किया, राइट लेग आगे किया, बट अपना क्या था, राइट लेग इंजर्ड था, हम क्या करेंगे यहाँ पे राइट को ही आगे करेंगे, बट इसको यहाँ पे हवा में रखेंगे, जमीन पे नहीं रखेंगे, जमीन पे रखेंगे तो इस पर प्रेशर पड़ जाएगा, हमें तो प्रेशर डालना नहीं है। उसके बाद में इसने क्या किया, लेफ्ट लेग को आगे किया और चारों पॉइंट को एक साथ मिला दिया, ठीक है। ये हो गया आपका 3 पॉइंट गेट। अभी जो इमेज दिख रही है आपको, ये कौन से गेट की है, ये है 4 पॉइंट गेट की। इसके अंदर क्या आता है, गुड स्टेबिलिटी मिलती है पेशेंट को, ठीक है। कौन सी कंडीशन में आता है, अगर पेशेंट को अटेक्सिया है, इनकोऑर्डिनेशन होता है, तो ये गेट काम में आती है। स्लो है और डिफिकल्टी भी होती है, क्योंकि एक बार में एक ही को आगे अपन फॉरवर्ड करते हैं। सपोज इसने सबसे पहले क्या किया, क्रच को आगे फॉरवर्ड किया, उसके बाद में लेफ्ट क्रच को, फिर इसने राइट लेग को, फिर लेफ्ट लेग को, इस प्रकार से ये चल रहा है आगे, ठीक है। ये कौन सी हो गई, 4 पॉइंट गेट। अभी जो इमेज आपको दिख रही है ये किसकी है, एड्स की, ठीक है, जो गेट के अंदर काम में आने वाले इक्विपमेंट्स है, ठीक है। जैसे ये हो गया क्रच हो गया, ये वाकर हो गया, ये क्या हो गए, कैन्स हो गए, ठीक है, अलग अलग इसका, जैसे वाइट बोर यहाँ पे, ठीक है, और सिंगल यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। ये क्या है, क्रच, ये क्या है, वॉकर, क्रच और कैन, ये क्या है, गेट में चलने में इनसे मदद मिलती है पेशेंट को। ये तो शायद ही कोई गलत करके आएगा अगर ऐसी इमेज आपको देखने को मिलेगी तो। अभी देखिए आपको जो इमेज दिखाई दे रही है ये कौन सी इमेज है, ये है इमेज किसकी, ट्रेनलनबर्ग गेट की। एक होता है ट्रेनलनबर्ग साइन, ठीक है, इसमें होता है डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया ऑफ हिप के अंदर, ठीक है। जिसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर देखो ये गेट जो है इसके लिए काम में लिया जाता है, कंपनसेट फॉर हिप एबडक्टर वीकनेस। डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया हिप होता है तो वहाँ पे क्या आती है, मसल वीकनेस आपको देखने को मिलती है, इस तरह का गेट है, वो पोस्चर है पेशेंट का हो जाता है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, ट्रेनलनबर्ग गेट, या फिर इसको हम ग्लूटियस मीडियस गेट भी कह सकते हैं। एग्जाम में इमेज आपको देख के पूछ सकता है कि ये कौन सा गेट का एग्जाम्पल है। अभी जो इमेज आपको दिखाई दे रही है इसे हम क्या कहते हैं, सीजरिंग गेट, ठीक है। एमसीक्यू बनता है इससे, डायरेक्ट ऐसे भी पूछ लेते हैं कि सेरेब्रल पाल्सी के अंदर, कौन सा टाइप के अंदर, स्पास्टिक स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी के अंदर किस प्रकार की गेट देखने को मिलती है, तो सीजरिंग गेट देखने को मिलती है। डायरेक्ट आपको थ्योरेटिकल एमसीक्यू पूछ सकता है और ये इमेज देख के भी आपको पूछ सकता है, ठीक है। पेशेंट के हैंड्स पे क्या रहेगी, फिस्टिंग रहेगी, मुट्ठी बंद रहेगी, साथ में वो लेग्स को क्या करेगा, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर वो रखता है पेशेंट, इसे हम क्या बोलते हैं, स्पास्टिक क्वाड्रिप्लेजिया। कंडीशन कौन सी, सेरेब्रल पाल्सी, और गेट का नाम क्या है, सीजरिंग गेट। एबडक्टर मसल्स के अंदर यहाँ पे स्पास्टिसिटी आती है, तो ये भी आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट नेक्स्ट जो गेट है वो किसका एग्जाम्पल है, क्राउच गेट का, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, क्राउच्ड गेट। इसके अंदर क्या होता है, देखो यहाँ पे आपको इमेज दिख रही होगी, एक्सेसिवली बेंडिंग देखने को मिलती है आपको, कहाँ पे, एक्सेसिवली फ्लेक्शन ऑफ हिप एंड नी ड्यू टू स्पास्टिसिटी, मसल टाइटनेस और कॉन्ट्रैक्चर, किसके अंदर देखने को मिलती है, ये भी स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी के अंदर देखने को मिलती है। कौन सा गेट, क्राउच्ड गेट। गेट क्या होता है, एक तरीके से मूवमेंट होता है, अपन जैसे सीधे सीधे चलते हैं, ये तो अपना ये नॉर्मल गेट है। इसके अंदर किसी तरह का वेरिएशन आ जाएगा तो लाइक टेंडरलंबर्ग गेट हो गया, क्राउच्ड गेट हो गया, सिजरिंग गेट हो गया, मतलब वो अबनॉर्मलिटी है बट है तो वो गेट ही, ठीक है। किस प्रकार से पेशेंट को मूव कराना है, ठीक है, पोस्चर कैसा है उसका। नेक्स्ट एमसीक्यू या फिर नेक्स्ट, अभी जो गेट आपको दिखाई दे रही है ये कौन सी है, पार्किंसन गेट, ठीक है। पार्किंसन जो प्रॉब्लम होती है, डिजीज होती है, उसके अंदर क्या होता है, गेट इस प्रकार की देखने को मिलती है, ये पोजीशन होता है पेशेंट का। पेशेंट की जो बॉडी होती है, हेड होता है, नेक होता है, फॉरवर्ड मूवमेंट करती है, और नी कैसे होते हैं, फ्लेक्स्ड होते हैं। कौन सी गेट के अंदर,
पार्किंसन गेट के अंदर वाइड बेस रहता है सपोर्ट के लिए ताकि वो गिर ना जाए, इसलिए पैरों को थोड़ा दूर दूर करके चलता है और सफलिंग स्टेप में रहता है, ठीक है, एकदम धीरे धीरे एकदम ऐसे लड़खड़ाते हुए स्टेप्स लेता है वो, ठीक है। ट्रेंड टू फॉल फॉरवर्ड एंड टू इंक्रीज स्पीड, ठीक है, वो क्या करता है, इंक्रीज स्पीड करने के लिए थोड़ा झुक जाता है आगे, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, फेस्टिनेशन। नहीं पूछेंगे आपसे कोई भी, बट इसे हम क्या कहते हैं, फेस्टिनेशन। नेक्स्ट एमसीक्यू, ये जो इमेज आपके सामने है इसे हम क्या बोलते हैं, हेमीप्लेजिक गेट, ठीक है, हेमीप्लेजिक गेट। यहाँ पे हैंड्स का मूवमेंट आप देख सकते हो, एक साइड का लेग का मूवमेंट आप देख सकते हो, ये आगे थोड़ा बढ़ा हुआ रहता है, ठीक है। एबनॉर्मल आर्म स्विंगिंग होती है यहाँ पे। एडक्शन का मतलब एड होना, मतलब शरीर के पास में आना। एबडक्शन मतलब दूर जाना। विथ फ्लेक्शन एट शोल्डर एल्बो व्रिस्ट एंड फिंगर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इतना ध्यान रखना है, ये कौन सा गेट है, हेमीप्लेजिक गेट। अब जो इमेज आपको दिखाई दे रही है, यहाँ से एमसीक्यू मैंने देखा है बहुत बार आता है, स्विंग थ्रो गेट। एग्जामिनर डायरेक्ट पूछता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्विंग थ्रो गेट, ऑप्शन में दे देता है। तो क्या देता है ऑप्शन में, देखिए इसके अंदर वो क्या करता है, ये जो आपका नॉर्मल पोजिशन में खड़ा है, अभी उसने क्या किया, यहाँ पर अपने क्रचेज रखे आगे की साइड में, इमेज आप देखते जाइए। अब उसने क्या कर दिया, क्रच से आगे इसने वॉक कर लिया, दोनों पैरों को एक साथ में क्रच के आगे रख लिया, मतलब स्विंग थ्रो गेट, ठीक है, कूद के आगे चला गया क्रच से। तो इसमें क्या हो सकता है, फास्टेस्ट गेट का एग्जांपल है ये, बिल्कुल, जब ये इतनी दूरी तक छलांग लगा सकता है, इतना दूरी भी नहीं कि भाई 6 फुट कूद गया, 3 फीट कूद गया, ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है, मगर जो क्रच का जो पोजीशन रहती है उसके आगे चला जाता है, ठीक है, चाहे 5 इंच जाओ चाहे 10 इंच जाओ, बट ज्यादा उसके आगे है, इसे हम क्या बोलते हैं, स्विंग थ्रो गेट, मतलब स्विंग करते हुए जो पेशेंट है वो गेट में चल रहा है, तो ये कौन सी गेट होगी, स्विंग थ्रो गेट। अब इस गेट से एमसीक्यू बनेगा कि यहाँ पर क्या चाहिए पेशेंट की, एब्डोमिनल मसल्स यहाँ पे अच्छी चाहिए, तभी ये गेट पॉसिबल है। नेक्स्ट एमसीक्यू, नेक्स्ट, अभी जो आपको इमेज दिखाई दे रही है इसे हम क्या बोलते हैं, स्विंग टू गेट। टू का मतलब एट द लेवल ऑफ क्रच, क्रचेस इसने पहले आगे रखी पेशेंट ने, अब जो है वो क्रच के सीध में ही आके खड़ा हो गया, इसे हम क्या बोलते हैं, स्विंग टू गेट। बोथ क्रचेज, बोथ लोअर लिम ऑलमोस्ट क्रच लेवल, ठीक है, क्रच के लेवल पे ही यहाँ पे एकदम दोनों लोअर लिम रहेंगे, इसे हम बोलते हैं स्विंग टू गेट। नाम में कंफ्यूज मत होता ना, स्विंग थ्रो और स्विंग टू। अभी आपको जो इमेज दिख रही है ये किसकी है, वॉकर की, ठीक है, पेशेंट वॉकर बोलते हैं इसको, वॉकर बोलते हैं। इसके अंदर क्या, यहाँ पे वाइड बेस रहता है इसके अंदर, ठीक है। फॉर पेशेंट रिक्वायर मैक्सिमम असिस्टेंस बैलेंस विद अनकोऑर्डिनेट, जिसके अंदर मैक्सिमम उनको असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होती है। देखो क्रच के अंदर तो यहाँ पे 2 ही यहाँ पे पॉइंट रहते हैं, इसके अंदर ऑलरेडी 4 पॉइंट होते हैं, तो वाइड बेस सपोर्ट रहता है, पेशेंट को अच्छा सपोर्ट मिलेगा, इसलिए वॉकर की नीड पड़ती है। अब देखो यहाँ से आपको एक एमसीक्यू बनता है कि क्या बनता है, ये जो वॉकर है, ठीक है, सपोज मैं यहाँ पे वॉकर बना रहा हूँ वापस से, ठीक है, और ये ऊपर इसके लगे रहते हैं, ठीक है, ये तो आप सभी को पता ही है। तो अब देखो एमसीक्यू क्या बनता है, यहाँ पर क्या है, पेशेंट के पाँव है, अब पाँव से वॉकर की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, ये एमसीक्यू एग्जाम में बना हुआ है कि पेशेंट खड़ा है, पेशेंट अपने से कितना आगे रखे वॉकर को कि वो आराम से चल पाए, तो ये होता है 12 इंचेज। एमसीक्यू आया हुआ है, ध्यान में रखना, वापस से पूछे तो आराम से आप आंसर कर पाओगे। अब एग्जामिनर आपसे ये भी एमसीक्यू पूछ लेगा कि ये तो चलो ठीक है, यहाँ पे तो ये जो मैंने पॉइंट बताई ये तो किसकी पॉइंट है, ये पॉइंट्स होती है किसकी, वॉकर की। तो ये एग्जाम में आपको ऐसे नहीं पूछेगा भाई ये कौन से पॉइंट की गेट है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से वॉकर की गेट से नहीं पूछेगा, वो पूछेगा गेट, गेट का जब भी एमसीक्यू आएगा 3 पॉइंट 2 पॉइंट, वो आएगा पेशेंट्स के पाँव भी उसके अंदर इंक्लूड होंगे, ठीक है। तो वॉकर की मदद से कौन सी गेट चली जा सकती है, तो देखो 3 पॉइंट गेट, वेट बियरिंग नहीं कर सकता पेशेंट यहाँ पे, ठीक है, तो उसके लिए भी वॉकर यहाँ पे काफी इफेक्टिव रहता है, ठीक है, या तो 3 पॉइंट गेट चलाओ उसको, या फिर वॉकर का असिस्टेंस साथ में उसको लगा दो ताकि वो इजीली मूव कर सके। तो ये हो गया अपना यहाँ पे गेट से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स एग्जाम में डिस्कस होने वाली, या फिर सारे अपना कॉन्सेप्ट क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट एमसीक्यू, द नर्स इज केयरिंग फॉर ए पेशेंट डायग्नोस्ड विद एन एक्यूट एमआई। नर्स क्या कर रही है, एक पेशेंट को केयर कर रही है जो डायग्नोस किसका हुआ, उसको एक्यूट मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन हुआ उसको। द पेशेंट हैज सीवियर अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन है पेशेंट को।
BP 190 by 110 mm of Hg. द नर्स शुड क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग कार्डियोलॉजिस्ट प्रिस्क्रिप्शन। अब नर्स को जो है वो कौन से कार्डियोलॉजिस्ट की कौन से प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर कार्डियोलॉजिस्ट से आपको क्वेश्चन करना है कि क्या ये ड्रग हमें देनी है या फिर क्या ये इंटरवेंशन हमें करना है, इस प्रकार का आंसर। ऑप्शंस क्या है आपके, गिव थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी, थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी के लिए, लिमिट फिजिकल एक्टिविटी फॉर 12 आवर, 12 घंटे के लिए आपकी फिजिकल एक्टिविटी को लिमिट करना है, प्रोवाइड सप्लीमेंटेड ऑक्सीजन थेरेपी, या फिर एडमिनिस्टर आईवी नाइट्रोग्लाइसरीन, इसके लिए क्वेश्चन करना है आपको। तो यहाँ पर एज अ नर्स आप किस पे क्वेश्चन कर सकते हो, ऑप्शन नंबर 1 पे। देखो यहाँ पे एमआई हुआ है, ऑब्वियस सी बात है कोई यहाँ पे इस्चेमिक एमआई हुआ होगा, ठीक है, ब्लड सप्लाई रुकी होगी, यहाँ पे कोई थ्रम्बस बन गया होगा, तो हो सकता है, बट हो सकता है कार्डियोलॉजिस्ट भी टीपीए दे दे। बट आपको क्या करना है एज अ नर्स, आपको यहाँ पे क्या करना है, एमसीक्यू करना है। क्यों करना है एमसीक्यू, क्योंकि आपको ये पता है, क्या पता है आपको, ये पता है आपको कि अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो किससे, 185 mm ऑफ एचजी से, तो आपको क्या करना है, टीपीए नहीं लगाना है। और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो कितने से, सॉरी 110 mm एचजी से, तो भी आपको टीपीए नहीं लगाना है। ये किसकी गाइडलाइन है, ये अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की गाइडलाइन है और अमेरिकन स्ट्रोक एसोसिएशन की गाइडलाइन है, दोनों। इस कंडीशन के अंदर आपको टीपीए नहीं लगाना है। आपको क्वेश्चन करना है डॉक्टर से कि क्या हम ये कर सकते हैं, क्योंकि देखो ऑलरेडी ब्लड प्रेशर हाई है, तो टीपीए दोगे, थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी दोगे, तो हो सकता है इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाए पेशेंट की। नेक्स्ट एमसीक्यू, ए पेशेंट वाज रश्ड टू द हॉस्पिटल विथ वॉमिटिंग एंड रिड्यूस कॉन्शियसनेस। पेशेंट को हॉस्पिटल में आया वॉमिटिंग के साथ में, कॉन्शियसनेस भी उसकी कम है। पेशेंट शो स्लो एंड डीप ब्रीथिंग, स्लो ब्रीथिंग कर रहा है और डीप ब्रीथिंग कर रहा है, एंड लेथार्जिक भी है, इरिटेबल भी है। अपीयर डिहाइड्रेटेड विथ शंकन आइज एंड ड्राई म्यूकस मेमोरी, डिहाइड्रेशन भी है उसको, ये नोट करने वाली बात है। ही हैज ए हिस्ट्री ऑफ पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया एंड वेट लॉस सिंस 2 वीक। पॉलीडिप्सिया पॉलीयूरिया हो रहा है उसको, ये भी आप नोट कर लीजिए एक बार, ठीक है। ये आपको यहाँ तक क्या दे दिया, सिनेरियो दे दिया। अब आपका आएगा मेन एमसीक्यू, क्या है, मेजरमेंट ऑफ एट्रियल ब्लड गैस, एबीजी आपने उसकी मेजर की और आपको क्या मिला, पीएच जो है, पावर ऑफ हाइड्रोजन जो है वो कितनी है यहाँ पे, 7.20, PaO2 यहाँ पर कितनी है, 90 एम ऑफ एच जी, PaCO2 ये कितनी है यहाँ पे, 23 mm ऑफ एच जी, HCO3 ये कितना है, 12 मिलियोस्मोल पर, ठीक है। ये यहाँ पे क्या हो गया आपका एबीजी रिपोर्ट आ गई। अब आपसे पूछा है कि व्हाट इज योर इंटरप्रिटेशन। अब आप इस एबीजी रिपोर्ट को देख के क्या समझते हो, आंसर बताइए आपका। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो रहा है, अनकम्पनसेटेड है। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस पार्शियली कंपनसेटेड है। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस अनकम्पनसेटेड, मेटाबॉलिक एसिडोसिस पार्शियली कंपनसेटेड। ये एमसीक्यू मैंने आपको इस प्रकार का करवाया हुआ भी है, इसके लिए प्रिपेयर भी रहना एग्जाम में, क्योंकि आ सकता है एग्जाम के अंदर। देखो इसके लिए मैंने आपको क्या रूल बताया था, सबसे पहले आपको क्या देखना है, पीएच को, जो मैं बता रहा हूँ उसी प्रकार से आपको सोल्व करना है, आपका एमसीक्यू गलत नहीं होगा। सेकंड में आपको हमेशा किसको देखना है, PaCO2 को। और थर्ड अप्रोच आपको किसको करना है, HCO3 को। क्यों करना है, क्योंकि देखो अगर पीएच बढ़ा हुआ रहेगा या फिर घटा हुआ रहेगा, तो इसका यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट किसके होता है, ये CO2 के साथ। तो पीएच अगर बढ़ा होगा तो CO2 क्या होगी, कम होगी। पीएच अगर कम होगी तो CO2 क्या होगी, बढ़ी भी रहेगी। और पीएच क्या होता है, HCO3 के साथ में प्रोपोर्शनेट होता है, मतलब पीएच अगर बढ़ेगी तो HCO3 भी बढ़ेगा। ये आपके कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट से आप अपना आंसर निकालिए। अब देखिए एग्जामिनर ने यहाँ पे क्या किया आपके लिए, PaO2 भी दे दिया है। अब कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज जाएंगे कि PaO2 है तो फिर क्या है, तो यहाँ पे देखो आप इसको आराम से इसको नेगलेक्ट कर सकते हो, इसका कोई रोल नहीं है यहाँ पे आपका आंसर निकालने में, ठीक है। बस उसने
दे दिया यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा कि हाँ भाई बच्चा यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाए गलत कर दिया या फिर जो भी है। ठीक है, अब देखो ये हो गया आपका कंसेप्ट, मैं मिटा रहा हूँ इसको। ये देखिए पीएच क्या है, 7.20। तो मतलब सबसे पहले आपको देखो ये क्या हो गया, मेटाबॉलिक नेचर का हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए को हटा दो, बी को हटा दो। इस प्रकार के एमसीक्यू हमेशा एक्सक्लूड करते हुए आपको सोल्व करना, डायरेक्ट आंसर पे मत जाना, हो सकता है वो आपका गलत हो जाए। इसके बाद में देखो मेटाबॉलिक एसिडोसिस है या एल्कलोसिस है। देखो अब अपने बात करते हैं रूल पे। क्या मैंने बताया था आपको, पीएच यहाँ पे क्या है, डिक्रीज है। अब जब बात आ गई मेटाबॉलिक की, ठीक है, मेटाबॉलिक मैंने क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि पीएच अगर डिक्रीज है तो आपका CO2 कैसा होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, मगर यहाँ पर क्या है CO2 तो कम है, मतलब ये रूल फॉलो नहीं कर रहा है CO2, तो यहाँ पर रेस्पिरेटरी तो हरगिज नहीं होगा। ठीक है, इसलिए अपन ने ऑप्शन नंबर ए और बी को यहाँ पे हमने एक्सक्लूड किया। ऐसे नहीं कि मैंने स्टार्टिंग से निकाल दिया, ये कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। जब पीएच कम होगा तो CO2 बढ़ेगा, जब CO2 बढ़ेगा तो पीएच कम ऑटोमेटिक होगा, ये होना ही है। अपनी बॉडी इसी तरीके से काम करती है। तो देखो ऑप्शन नंबर ए और बी यहाँ पे एक्सक्लूड हो गए। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन हमारा ऑप्शन नंबर अपना रूल नंबर थर्ड पे। क्या बताया मैंने आपको, पीएच हमने देख ली, CO2 हमने देख लिया, आप किसको देखोगे, HCO3 को। HCO3 भी क्या है, लोअर पोर्शन के अंदर है, तो आपका ये सिनेरियो बैठ रहा है। क्या बैठ रहा है, मैंने आपको बताया जब पीएच डिक्रीज होती है तो HCO3 भी डिक्रीज होगा, तो ये आपका सिनेरियो बैठ गया। तो हमने क्या बोल दिया, ये क्या हो गया, मेटाबॉलिक नेचर का हो गया सबसे पहले, तो क्योंकि HCO3 के साथ इसका नाम जुड़ रहा है पीएच का, तो क्या हो जाएगा मेटाबॉलिक। अगर रेस्पिरेटरी होता तो नाम किसके साथ जुड़ता, CO2 के साथ। तो देखो मेटाबॉलिक हो गया और HCO3 क्या कम है, तो क्या हो गया एसिडोसिस। यहां तक किसी प्रकार का किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एक एमसीक्यू तो आपका इधर ही कंप्लीट होता है। कई बार आपको इतना सा पूछ लेता है एग्जामिनर कि ये है क्या, एसिडोसिस एल्कलोसिस बस। अब एग्जामिनर ने क्या पूछ लिया आगे, ये लगा दिया कंपनसेटेड अनकंपनसेटेड पार्शियल इनकंपनसेटेड। तो इसके बारे में मैंने आपको अच्छे से बताया हुआ है। क्या बताया हुआ है कि वैल्यू देखिए आप यहाँ पे, पीएच की वैल्यू क्या है, एबनॉर्मल है, पीसीओ2 की वैल्यू क्या है, ये भी एबनॉर्मल है, और एससीओ3 की वैल्यू क्या है, ये भी एबनॉर्मल। जब तीनों वैल्यूज एबनॉर्मल होती है तो वो क्या होता है, पार्शियली पार्शियली कंपनसेटेड होता है। तो आपका आंसर क्या जाएगा करेक्ट, मेटाबॉलिक एसिडोसिस पार्शियली कंपनसेटेड। मैंने ये रूल्स वगैरह कंप्लीट मैंने पढ़ा रखे हैं, किस प्रकार से आप प्रीवियस क्लासेस को देख सकते हो। कंपनसेटेड कब बोलोगे, जब पीएच नॉर्मल आ जाएगी, आगे आपको कोई जरूरत नहीं है देखने की, अगर पीएच नॉर्मल है तो कंपनसेटेड हो चुका है। और अनकंपनसेटेड कब बोलोगे, जब एक वैल्यू नॉर्मल आएगी, दूसरी एबनॉर्मल और पीएच एबनॉर्मल रहेगी। ठीक है, तो ये मैंने कंप्लीट क्लास ले रखी है। अपने इस एमसीक्यू का तो आंसर निकलेगा ऑप्शन नंबर 4। बाकी का आप इसके और सिनेरियो की प्रैक्टिस कीजिए ताकि ऐसे ऐसे एमसीक्यू आपके गलत ना हो। नेक्स्ट एमसीक्यू आपका, A 62-year-old male patient with a long history of cardiovascular disease is admitted to the hospital with worsening ventricular arrhythmia। ठीक है, वेंट्रिकुलर एरिथमिया हो रहा है, वो और ज़्यादा खराब स्थिति में जा रहा है। द हेल्थ केयर प्रोवाइडर सस्पेक्ट दैट मेडिकेशन माइट बी कॉजिंग द एरिथमिया। हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने देखा है कि हाँ कौन सी मेडिकेशन इसको सस्पेक्ट, उन्होंने सस्पेक्ट किया है, अभी तक कंफर्म नहीं किया, उनको लग रहा है कि हाँ कौन सी किसी मेडिकेशन की वजह से ऐसा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन इज मोस्ट लाइकली रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एरिथमियाज। नीचे दी गई कौन सी मेडिकेशन है जो मोस्ट लाइकली रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, एरिथमिया को डेवलप करने के लिए। क्विनिडिन, डोपामिन, प्रोप्रानोलोन या फिर मेथाइल डोपा। तो यहाँ पर आपका जो आंसर क्या जाएगा, क्विनिडिन। ठीक है, क्विनिडिन ड्रग जो होती है वो यहाँ पे एरिथमियाज को और ज़्यादा बिगाड़ सकती है। ठीक है, सिंपल वर्ड में समझे तो और ज़्यादा बिगाड़ सकती है। बट ये है किस प्रकार की, ये भी एक एंटी एरिथमिक कैटेगरी की ड्रग नहीं है, बट इसका एक्शन किस प्रकार का होता है, एंटी एरिथमेटिक ड्रग एक्शन होता है इसका। मगर ये क्या करती है, वेरियस टाइप ऑफ एरिथमियाज को भी ट्रीट करती है, मगर ये एक प्रो एरिथमेटिक ड्रग है। मतलब
ये खुद से अरिथमिया जनरेट कर सकती है। तो आंसर क्या रहेगा आपका? क्विनिडिन। किसी प्रकार का डाउट नहीं है, किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं है, आंसर क्या जाएगा? क्विनिडिन। नेक्स्ट एमसीक्यू, which of the following stage of anesthesia is characterized by stage of surgical anesthesia? Eye roll, then become fixed, and the corneal and laryngeal reflex are lost. देखो, जब मैंने आपको स्टेज ऑफ अनेस्थेसिया पढ़ाई थी, आप थंबनेल में जाके सर्च कर सकते हो स्टेज ऑफ अनेस्थेसिया, या फिर आपको थंबनेल में मिल जाएगा। कंप्लीट मैंने आपको स्टेजेस पढ़ा रखी है, अभी डिस्कस नहीं करूंगा, अभी आपका एग्जाम नियर बाई है, आप वो क्लास देख सकते हो। तो इसमें आपको पूछा गया है, स्टेज ऑफ अनेस्थेसिया के अंदर आपसे पूछा गया कि कौन सी ऐसी स्टेज है जिसको अपन साथ, सबसे पहले आप क्या बोलोगे? सर्जिकल अनेस्थेसिया की स्टेज। सेकंड, इस स्टेज में क्या हो रहा है? आई मूवमेंट यहाँ पे हो रहे थे पहले, बाद में क्या हो गए? फिक्स हो गए एक जगह पे। उसके बाद में जो आई के जो कॉर्नियल और लेरिंजियल रिफ्लेक्स है, वो भी कैसे हो गए? लॉस्ट हो गए। तो ये कौन सी स्टेज होती है? फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज? तो देखिए, सर्जिकल एनेस्थेसिया की स्टेज कौन सी होती है? ये होती है स्टेज थर्ड। ठीक है, इस स्टेज के अंदर क्या होता है? पेशेंट को यहाँ पे अनकॉन्शियसनेस आ जाता है, और यहाँ पे पेन नहीं होता है पेशेंट को, पेनफुल स्टिमुलस भी चले जाते हैं पेशेंट के साथ में। कोरिनियल लेरिंजियल रिफ्लेक्सेस आर लॉस्ट। ये सब रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं? लॉस्ट हो जाते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? स्टेज थ्री। तो देखो, केवल मैं स्टेज स्टेज वापस आपसे थोड़ा आपके लिए वापस से रिवीजन करवा रहा हूँ, बस केवल स्टेज का नाम रिवीजन कराऊंगा, अंदर क्या होता है इतना डिस्कस नहीं करेंगे। स्टेज फर्स्ट, इसे हम क्या बोलते हैं? स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया, या फिर हम कह सकते हैं इंडक्शन। आप एनाल्जेसिया ध्यान में रखो, ऑप्शन में आपको यही मिलेगा। स्टेज टू, इसे हम क्या कहते हैं? एक्साइटमेंट और डिलीरियम। स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट और डिलीरियम। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेज थ्री, कौन सी होगी? स्टेज ऑफ सर्जिकल एनेस्थेसिया। फोर्थ वन कौन सी होती है? ये होती है स्टेज ऑफ मेड्यूलरी डिप्रेशन। तो स्टेज फोर में अगर पेशेंट बाहर नहीं निकलता है तो उसका डेथ भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए कंसेंट वगैरह सब साइन करवाए जाते हैं। तो ये होगी चारों स्टेज किसकी? स्टेज ऑफ अनेस्थेसिया हमने पढ़ लिया है। नाम से ही आप समझ सकते हो कि इस स्टेज में क्या होता है, किस प्रकार के साइन सिम्टम्स होंगे। क्योंकि इतना तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि एग्जाम के इतने नियर बाई हो गए हो, अब आपको इन वर्ड्स की मीनिंग तो पता होनी चाहिए, क्योंकि आपका एग्जाम आपके सर पे है। अगर इनका मीनिंग भी आपको नहीं पता है कि डिलीरियम क्या होता है, इंडक्शन क्या होता है, मेडुलरी डिप्रेशन क्या होता है, तो थोड़ा खेद रहेगा मुझे आप सभी के लिए। नेक्स्ट एमसीक्यू, a patient is intubated with endotracheal tube and confirm the placement of tube, the bedside chest x-ray is recommended by the doctor. पेशेंट को क्या हुआ है? एंडोट्रेकियल ट्यूब यहाँ पर लगाई गई है, और उसका एक्सरे से हमने क्या कर रहे हैं? हमने उसको कंफर्म किया है प्लेसमेंट को, कि प्लेसमेंट सही है नहीं है, कहाँ है प्लेसमेंट, ये देखने के लिए। द ट्यूब इज करेक्टली प्लेस्ड इफ इट इज हाउ मेनी सेंटीमीटर अबव द कैरिना। कैरिना क्या होता है अभी हम देखेंगे। तो कैरिना के कितने ऊपर ट्यूब होगी, तो ये हम कहेंगे कि करेक्टली प्लेसमेंट है ट्यूब का। 1 to 2 सेंटीमीटर, 2 to 4 सेंटीमीटर, 4 to 6 सेंटीमीटर, या फिर 6 to 10 सेंटीमीटर।
क्या होगा आंसर? देखिए कैरिना एक ऐसी पोजीशन होती है जहां पर जो ट्रेकिया होता है वो क्या करता है, डिवाइड करता है। डिवाइड किसके अंदर करता है? राइट एंड लेफ्ट मेन स्टीम ब्रोंकाई के अंदर। इस इस वाले एंगल को हम क्या कहते हैं? कैरिना। तो इससे कितना ऊपर होना चाहिए? तो ऑप्शन क्या रहेगा आपका? 1 to 2 सेंटीमीटर। करेक्ट आंसर है, एग्जैक्ट आंसर है आपका। ऑप्शन में आए, एग्जाम में एमसीक्यू आई है तो आराम से सोल्व कर देना। तो ये क्या है आपका? ट्रेकिया है, जिसके अंदर यहाँ पे प्राइमरी ब्रोंकाई के अंदर ये क्या डिवाइड हो रहा है राइट एंड लेफ्ट के अंदर। तो ये जो पोजीशन यहाँ पे दिखाई गई है ये क्या होता है? कैरिना। अब एग्जाम में एमसीक्यू तो आपने देख लिया भाई कैरिना ये होता है। अब एग्जाम में आपसे पूछ लिया कि लोकेशन बताओ इसकी, तो लोकेशन क्या होती है? T5 लेवल पे। इससे क्या होना चाहिए? 1 या 2 सेंटीमीटर ऊपर तक यहाँ पे आपकी एंडोट्रेकियल ट्यूब जो है वो रहनी चाहिए। नेक्स्ट एमसीक्यू, you are assigned to provide care to the patient admitted in medicine ward with diabetes mellitus and planned for humulin NPH insulin daily morning. As an assigned nurse, you are giving instruction to the nurse intern about the most likely time for a hypoglycemic reaction to occur in this patient will be। क्या पूछा गया आपसे कि हाइपोग्लाइसेमिक रिएक्शन कब होगी पेशेंट के अंदर अगर हम क्या दे रहे हैं? ह्यूमलिन एनपीएच इंसुलिन दे रहे हैं डेली मॉर्निंग में। तो इसकी रिएक्शन के बारे में पूछा कि हाइपोग्लाइसेमिक रिएक्शन जो इंसुलिन इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज का लेवल कम करता है बॉडी के अंदर, हाइपोग्लाइसीमिया कोज करवाता है। तो हाइपोग्लाइसीमिया रिएक्शन क्या होगी? 1 to 2 आवर आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन, 4 to 12 आवर आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन, 16 to 18 आवर्स आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर 24 आवर आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखो हाइपोग्लाइसीमिया रिएक्शन कब आएगी? जब एनपीएच इंसुलिन जो है वो अपने मैक्सिमम इफेक्ट पे होगा। और इसका मैक्सिमम इफेक्ट कब आता है? ये आता है 4 to 12 आवर आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन। तो आपका आंसर भी क्या करेक्ट रहेगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या जाएगा? करेक्ट जाएगा। इंसुलिन पढ़ लेना, डायबिटिक मेलिटस वगैरह पढ़ लेना, एंडोक्राइन सिस्टम अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। ठीक है, सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज इन्हीं एमएसएन से बनेंगे, आपके ओबीडी से बनेंगे, साइकेट्रिक से बनेंगे, पीडिया से बनेंगे, जो मेजर सब्जेक्ट है उनसे बनेंगे आपके सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू। और इन्हीं से ही प्रैक्टिकल बेस और ओटीआईसीयू वाले एमसीक्यू बनेंगे। तो रिसर्च मैनेजमेंट और वगैरह उनके 1-2 एमसीक्यू आपको देखने को मिल सकते हैं। सिनेरियो बेस उनसे उनके अंदर भी बना सकता है कि भाई दो दो यहाँ पे ग्रुप है, उनके अंदर आपको टेस्ट करना है तो कौन सा बेस्ट मेथड रहता है, तो रैंडम सिलेक्शन मेथड उसके अंदर बेस्ट रहता है। तो इस प्रकार के एमसीक्यू सिनेरियो बेस में वहां पे आएंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू आपका, while taking the nursing round you have noticed that one of the patient chest tube drainage system has disconnected from the chest tube catheter and fallen onto the floor। आप जब नर्सिंग राउंड कर रहे होते हैं आपने देखा है पेशेंट की चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम से डिस्कनेक्ट हो गई। चेस्ट ट्यूब का कैथेटर उससे क्या हो गया? ड्रेनेज सिस्टम से डिस्कनेक्ट हो गया और वो फ्लोर के ऊपर लटक रहा है। विच व्हील द चेस्ट ट्यूब कैथेटर इज सिक्योर्ड विद द सुचर। अब जो चेस्ट ट्यूब जो है इंसर्ट किया हुआ था लंग्स के अंदर वो तो अच्छे से सिक्योर्ड है और वो अभी क्या कर रहा है? हैंग कर रहा है एयर के अंदर। वॉट वुड बी योर प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन? अब यहाँ पर एज ए नर्स आपका प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा? इन्फॉर्म द टीम लीडर इमीडिएटली, टीएल को आप इमीडिएटली इन्फॉर्म करोगे। इंसर्ट द चेस्ट ट्यूब कैथेटर इनटू 1 इंच इनटू द बॉटल ऑफ स्टाइल वाटर एंड ऑब्टेन न्यू सिस्टम। कि भाई आपको जो क्या करना है, कैथेटर को बॉटल के अंदर डालना है वापस से, जो जिसके अंदर स्टाइल वाटर था उसमें, और वापस से एक नया सिस्टम प्रिपेयर करो। सिस्टम कौन सा? चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम दूसरा लेके आओ। क्लैंप द चेस्ट ट्यूब कैथेटर एंड इन्फॉर्म टू द डॉक्टर। आपको चेस्ट ट्यूब क्या करना है? क्लैंप करना है, डॉक्टर को इन्फॉर्म कर दो। या फिर रिमूव द चेस्ट ट्यूब कैथेटर फ्रॉम द इंसर्शन साइट टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। तो आपका काम नहीं है रिमूव करने का, टीएल को बोलने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। आपको उससे भी पहले एक इंपॉर्टेंट काम करना है, डॉक्टर को बताने की भी जरूरत नहीं है यहाँ पे। उससे भी पहले यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन दे रखा है, वो क्या है?
ऑप्शन नंबर बी, insert the chest tube catheter into 1 inch into bottle of sterile saline and obtain a new system। यहाँ पे न्यू सिस्टम नहीं होता और यहाँ पे इन्फॉर्म डॉक्टर होता तो वो भी ठीक रहता, न्यू सिस्टम है वो भी यहाँ पे ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू, nurse is assigned to provide care for a patient who is with a chest tube catheter. On assessment of the drainage system, the nurse has observed that there is bubbling in the water seal chamber when the patient breathes। जब patient breathe कर रहा है तो bubbling हो रही है water seal chamber के अंदर। Which among the following is the primary nursing action to be applied by the nurse। अब इस condition के अंदर nurse का क्या action रहेगा, primary action क्या रहेगा? Inform the doctor immediately as it is considered as abnormal finding। क्या ये abnormal finding है इसलिए डॉक्टर को इन्फॉर्म कर दो। चेक द ड्रेनेज सिस्टम फॉर एनी एयर लीकेज के लिए ड्रेनेज सिस्टम को चेक कीजिए। कंटिन्यू टू मॉनिटर एज दिस इज कंसिडर ए नॉर्मल फाइंडिंग। क्या ये नॉर्मल फाइंडिंग है तो बस आप कुछ मत करो, कंटिन्यू मॉनिटर करो। चेक द ड्रेनेज सिस्टम फॉर एनी ट्यूब किंग और ऑब्स्ट्रक्शन। आप ट्यूब किंग के लिए देखिए, ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर इस कंडीशन में क्या रहता है, देखो ब्रीथ के साथ में ऑसिलेशन हो रहा है तो ये तो अच्छी बात है। जब ऑसिलेशन नहीं होता है तो खुद आपको देखना है कि बिल्कुल किंग विंग नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका रॉन्ग है। एयर लीकेज यहाँ पे नहीं हो रही है क्योंकि एयर लीकेज होता है तो ऑसिलेशन सही से नहीं होता। डॉक्टर को इन्फॉर्म नहीं करना है क्योंकि एबनॉर्मल फाइंडिंग नहीं है। तो ये क्या है, आपकी नॉर्मल फाइंडिंग है क्योंकि इसे हम क्या बोलते हैं, ऑसिलेशन। इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन के साथ में मूवमेंट होता है यहाँ पे वाटर सील चैम्बर में बबलिंग का। नेक्स्ट एमसीक्यू, व्हील परफॉर्मिंग द सिस्टमिक हेल्थ असेसमेंट द नर्स हैज टू ऑस्कल्टेट द हार्ट साउंड। नर्स को क्या करना है, हार्ट साउंड सुनना है। आइडेंटिफाई विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिलेटेड टू द ऑस्कल्टेशन प्रियर लोकेशन। कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, ऑस्कल्टेशन करना लोकेशन के साथ में। एपिकल पल्स, एपिकल पल्स के लिए इसने कहा है कि इसको फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर इसको अपन और मिड क्लेविकुलर लाइन लेफ्ट साइड के अंदर सुन सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, ठीक है। देख तो क्या सकते हो, हार्ट साउंड है। एब्स पॉइंट, एब्स पॉइंट के बारे में बताया गया है कि राइट टू स्टर्नल बॉर्डर इन सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में एब्स एब्स पॉइंट होता है। एरोटिक साउंड कहाँ सुनाई देगा आपको, राइट ऑफ द स्टर्नल बॉर्डर इन सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस। या फिर पल्मोनिक साउंड कहाँ सुनाई देगा, लेफ्ट टू द स्टर्नल बॉर्डर इन सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस। क्या रहेगा यहाँ पे आंसर, इनसे भी आपके डायरेक्ट एमसीक्यू बने हुए हैं, ध्यान में रखना। ये एमसीक्यू भी कम नहीं है बाकियों से। तो देखिए इसके अंदर आपका जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो है एब्स पॉइंट वाला, ठीक है। एब्स पॉइंट कहाँ पे रहता है, कहाँ ऑस्कल्टेट कर सकते हैं इसको, थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस में एंड क्लोज टू द स्टर्नम। तो ये क्या है आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, सेकंड इंटरकोस्टल स्टर्नम नहीं, जबकि ये क्या होता है, थर्ड इंटरकोस्टल स्टर्नम के पास में देखने को मिलता है, थर्ड इंटरकोस्टल स्टर्नम, ठीक है। थर्ड इंटरकोस्टल रिब्स के पास में आपको, स्पेस के पास में आपको देखने को मिलता है एब्स पॉइंट। ए यंग चाइल्ड इज ब्रॉट टू यू फॉर ए जनरल चेकअप। ए यंग चाइल्ड आपके पास में आया है जनरल चेकअप के लिए। फिजिशियन इज एग्जामाइनिंग एज शो बिलो इन द इमेज। फिजिशियन क्या कर रहा है, इस प्रकार से उसको क्या कर रहा है, एग्जामाइन कर रहा है। वॉट वुड बी द कट ऑफ टू लेबल द चाइल्ड इज माल नरिस्ड। तो भाई माल नरिस्ड कब कहेंगे, उसकी कट ऑफ क्या है, 11.5 mm, 10 mm, 6 mm या फिर 4 mm। ये जो इंस्ट्रूमेंट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इससे आप जब उसका असेसमेंट करते हो, स्किन फोल्ड थिकनेस देखते हो, यहाँ पे क्या चेक कर रहा है वो, स्किन फोल्ड थिकनेस। तो इसके अंदर कितने से कम अगर वैल्यू आएगी तो वो बच्चा कहलाएगा क्या, माल नरिस्ड। ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहला आंसर, ये इंस्ट्रूमेंट क्या है, इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूछ सकते हैं। इसको अपन बोलते हैं हारपेंडन कैपिलरी, हारपेंडन कैलिपर्स, हारपेंडन कैपिलर है, कैलिपर है ये।
अब बात करते हैं मालनरिस्ट की। इसके अंदर कितने से कम का बच्चा होगा तो वो मालनरिस्ट होगा। यहाँ पे अपन क्या करते हैं, स्किन फोल्ड थिकनेस चेक करते हैं। तो यहाँ अपना आंसर क्या रहेगा, 6 mm। अगर 6 mm से कम है उसका स्किन फोल्ड थिकनेस तो वो क्या इंडिकेट करता है, मालनरिस्ट। लेस देन 6 mm वाला क्या हो जाएगा, मालनरिस्ट। और मोर देन या फिर इक्वल टू 10 mm वो कैसा हो जाएगा बच्चा, नॉर्मल न्यूट्रिशन है उसके अंदर, मालनरिस्ट वो यहाँ पे नहीं है। और कौन कौन से मेथड होते हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, असेसमेंट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर होता है एक बेंगल टेस्ट, दूसरा और कौन सा हो सकता है, इसे हम बोलते हैं क्वैक स्टिक टेस्ट। ठीक है, QUAC स्टिक टेस्ट और बेंगल टेस्ट, ये दोनों टेस्ट भी किसके लिए किए रहते हैं, माल न्यूट्रिशन के लिए। इसमें बेंगल का जो इंटरनल डायमीटर कितना होता है, 4 mm का होता है इंटरनल डायमीटर। तो इसके अंदर क्या करते हैं, बेंगल को यहाँ पे एल्बो से क्रॉस नहीं करना होता है। ठीक है, 4 mm का डायमीटर होता है, एल्बो से नॉर्मली में क्रॉस नहीं करती है। बट अगर बेंगल जो है वो नॉर्मली एल्बो से क्रॉस कर जाती है तो वो क्या है, माल नरिश्ड है बच्चा। ठीक है, इसके हम सेकंड टेस्ट करते हैं क्वैक स्टिक टेस्ट। इसके अंदर कुछ नहीं करते, इसके अंदर बस एक फॉर्मूला रहता है। क्या फॉर्मूला रहता है, मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस अपॉन हाइट ऑफ चाइल्ड। इसे हम क्या बोलते हैं, क्वैक स्टिक टेस्ट। सिक टेस्ट नहीं है ये, ठीक है, आप इसको थोड़ा गलत पढ़ लोगे, क्वैक स्टिक टेस्ट। तो आज की सेशन में इतना ही। काफ़ी बेहतरीन एमसीक्यूज हमने सोल्व किया आज की क्लास के अंदर। आशा करता हूँ आपको डाउट्स वगैरह है वो नहीं बचे होंगे, अगर बचे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा, वहाँ पे सोल्व करने की कोशिश करेंगे। मिलता है अपने नेक्स्ट सेशन में। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम। आई होप आप अपनी डेली एक रूटीन को अच्छे से पढ़ाई के अंदर लगा पा रहे होंगे और खुद से ही खुद का मोटिवेशन बन रहे होंगे। ठीक है, मोटिवेशन के लिए कभी भी किसी और यहाँ पे पर्सन की या किसी की नीड नहीं होती है। अगर आपको मोटिवेशन चाहिए तो अपने पेरेंट्स के चेहरे देख लीजिए कि आप किसके लिए करना चाहते हो ये सब, या तो खुद के लिए या अपने पेरेंट्स के लिए। ठीक है, खुद से भी ज़्यादा पेरेंट्स के लिए होना चाहिए। ठीक है, तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम्स। थैंक यू, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर। तो इसी के साथ ही आज की अपनी क्लास को कंप्लीट करेंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो लेक्चर्स काफ़ी अच्छा लगा हो, आपका नॉलेज खूब सारा बूस्टअप हुआ हो। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में जिसके अंदर इससे भी ज़्यादा अच्छे प्रकार के एमसीक्यूज़ मैं लेके आऊँगा आप सभी के लिए, और इससे भी बेहतरीन टॉपिक मेरी कोशिश रहेगी कि इससे भी बेहतरीन उसको सेशन बनाया जाए और खूब सारे एमसीक्यूज़ हम सोल्व करें साथ में मिलके। कुछ दिनों बाद में जब एग्ज़ाम नियर बाय रहेगा तो कोशिश करूँगा मैं लाइव क्लासेस लेने की। ठीक है, तो वहाँ पे भी अपना बेहतरीन अपना सेशन चलेगा। अगेन एक रिमाइंडर है किसके लिए, अपनी टेस्ट सीरीज़ के लिए। क्या रिमाइंडर है, टेस्ट सीरीज़ किसके लिए, KGMU के लिए, क्योंकि अभी KGMU के जो फॉर्म अब शुरू होने वाले हैं आपके। ठीक है, तो अब ज़्यादा देरी नहीं है, विद इन 1 वीक या 2 वीक मैक्स है KGMU जो है वो फॉर्म आपसे भरवा लेगा। ठीक है, और एग्ज़ाम भी बाद में जल्दी ही करवाएगा। ठीक है, तो हो सकता है नोट सेट और KGMU आपके पास पास में देखने को मिले, तो आपके लिए अच्छा है, दोनों के लिए प्रिपरेशन काम आएगी। ठीक है, और साथ में देखो KGMU का जो पेपर है वो एग्ज़ाम पेपर किस प्रकार का होगा, 60 MCQ आपके नर्सिंग से, बाकी के 10+10+ करके आपके जो एमसीक्यूज आएंगे अदर सब्जेक्ट में से। तो अपनी जो टेस्ट सीरीज है उसके अंदर भी आपको कितने पेपर मिलेंगे, टोटल 120 टेस्ट पेपर आपको देखने को मिलेंगे अपनी टेस्ट सीरीज के अंदर। और ये सब कहाँ पे मिलेंगे आपको, हमारी ऐप के अंदर। तो आई ऐप जो है वो कहाँ पे है, प्ले स्टोर पे भी है और iOS के ऊपर भी है। तो जिनके पास में आईफोन है, ठीक है, जो अमीर लोग हैं उनके आईफोन है तो वो iOS पे डाउनलोड कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज दे सकते हैं अपने। ठीक है, और टेस्ट सीरीज के अंदर क्या है, ये जो 60 पेपर है अपने सॉरी ये जो अपना 60 एग्जाम पैटर्न है, इसके एमसीक्यू कितने बनाए गए हैं, इसके जो टोटल 50 टेस्ट बनाए गए हैं इसके एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग। और बाकी के जो रेस्ट टेस्ट पेपर है उसके अंदर क्या है, सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज जो है वो आपको टेस्ट मिलेंगे। ठीक है, तो टोटल 120 टेस्ट पेपर है। प्राइस भी हमने इसकी एकदम अफोर्डेबल रखे थे।
ठीक है, क्योंकि हम भी कभी स्टूडेंट थे, हम भी कभी पढ़ते थे, ठीक है। तो हमें पता है कि भाई स्टूडेंट जो है वो किस प्रकार से फैमिली को आपको एक टाइम बाद में जो क्या होता है कि फैमिली से भी पैसे लेना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो टाइम हो चुका होता है कुछ बच्चों का, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अफोर्डेबल रेंज है। तो बाकी कुछ भी डाउट्स वगैरह हो प्राइस से या फिर टेस्ट सीरीज से, तो नीचे आपको सपोर्टिव नंबर दे रखे हैं, तो इससे आप बात कर सकते हैं सर से, और इन आप मैसेज छोड़िए, अगर बिजी हैं तो आपको उसका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा कुछ टाइम के अंदर ही। तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, फॉर योर प्रिपरेशंस। थैंक यू सो मच आरएनसीसी के साथ जुड़ने के लिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।